हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लर्न आईएएस। तो आज हम टॉपिक देखेंगे वेलफेयर स्कीम ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड फॉर वल्नरेबल सेक्शन इज नॉट इफेक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ देयर अवेयरनेस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ पॉलिटी प्रोसेस डिस्कस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं वल्नरेबल सेक्शन के लिए वो इफेक्टिव नहीं है, और क्वेश्चन ही दो रीजंस दे रहा है। सबसे पहले कि अवेयरनेस नहीं है, ये क्वेश्चन बता रहा है, और दूसरा रीजन क्वेश्चन खुद से बता रहा है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है लोगों का। ठीक है, तो ये सबसे बड़े दो रीजन है जिसकी वजह से जो वेलनरेबल वेलफेयर स्कीम होती है वल्नरेबल सेक्शन के लिए वो इफेक्टिव नहीं होती। ये डिस्कस करना है हमको। लेकिन अगर हम सिर्फ यही दो पॉइंट्स पर पूरा क्वेश्चन लिखेंगे अपना आंसर 15 मार्क्स के लिए, तो ऐसा लगेगा कि हमारे पास पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि वेलफेयर स्कीम फेल होती है इसकी वजह से। ये दो बड़े सबसे बड़े रीजन है, लेकिन और बहुत सारे रीजन है। अगर आप इन्हीं दो पॉइंट्स के अराउंड रिवॉल्व करोगे तो क्वेश्चन एग्जामिनर को लगेगा आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके पास एग्जाम्पल्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे जिसकी वजह से वेलफेयर स्कीम्स फेल होती है। और ये जो दो फैक्टर्स है अवेयरनेस और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ये हम जो पॉइंट्स लिखेंगे उनके एग्जाम्पल के साथ इसको लिंक करेंगे, ताकि ऐसा लगे कि हमने जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड फुलफिल कर दी है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये जानते हैं कि वल्नरेबल सेक्शंस होते कौन से। तो वल्नरेबल सेक्शंस में बहुत सारे पॉपुलेशंस आते हैं। सबसे पहले एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर माइनॉरिटीज भी आती है। इसके अंदर वुमेन्स, चिल्ड्रंस या फिर एज ओल्ड पॉपुलेशन भी आती है। इसके अंदर ट्राइबल्स भी आते हैं, और जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स है ये भी इसके अंदर आ जाते हैं वल्नरेबल सेक्शंस के अंदर। तो ऐसे कौन से वेलफेयर स्कीम्स है जो इनके लिए रन होते हैं और इन तक नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। तो हम सारे पॉइंट्स देखेंगे जो इन फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। तो इंट्रो में सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स होती है इनका एक ही एम होता है कि जो इंडिविजुअल ग्रुप या फिर कम्युनिटी है वल्नरेबल सेक्शंस की उनको बेनिफिट पहुंचा जाए, और ये टारगेटेड होते हैं इन सेक्शंस के लिए। सिंस इसके बावजूद भी इन स्कीम का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्शन को ही टारगेट करते हैं, इसके बावजूद भी इन स्कीम में कुछ खामियां है, जैसे कि वीकनेस इन द डिलीवरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, या फिर इनका डिलीवरी मैकेनिज्म अच्छा नहीं है, या फिर अवेयरनेस ही नहीं है। तो हमने सीधे से क्वेश्चन को हिट कर लिया अपने इंट्रो में। बॉडी की तरफ बढ़ते तो बॉडी में हम लिखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड टू इनइफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज। तो हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले कि जो अजम्पशंस होता है स्कीम बनाने का वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है। जो डेडलाइंस रखी जाती है डेडलाइंस वो बहुत अनरियलिस्टिक होती है कि सिंस 2022 या फिर 2025 से पहले हम पूरे देश में XYZ पहुंचा देंगे, XYZ करा देंगे। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पर वैसा हो ही नहीं पाता क्योंकि एम्बिशियस बहुत बड़ा है। आपकी पॉपुलेशन 125 मिलियंस के आसपास है और इतना बड़ा बड़ा एम्बिशंस, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा क्या है, लोकल सिचुएशन का नॉलेज नहीं होता कि ग्राउंड पर लोकल पॉपुलेशन कैसी है, उनके कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिकल बिहेवियर कैसा है। ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाता, और प्रॉपर डेटाबेस भी नहीं होता, और रिसोर्सेज जो है उनका भी कंस्ट्रेन होता है गवर्नमेंट के पास। लिमिटेड पैसे में बहुत सारे लो सेक्शंस को बेनिफिट पहुंचाना होता है। इससे क्या होता है, ये सारे फैक्टर्स टुगेदर क्लब करके जो पॉलिसी है एंड में वही सफर कर जाती है, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स एकजुट होके पॉलिसी को इनइफेक्टिव बना देते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि MSP जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो फार्मर्स के लिए डिक्लेयर होता है क्रॉप्स पर। ठीक है, कि मिनिमम प्राइस आपको कितनी मिलेंगी इस क्रॉप पर, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। लेकिन ओनली 12% ऑफ द फार्मर्स आउट ऑफ द 33 मिलियंस गॉट बेनिफिटेड बाय MSP इन 2018-19। ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ 12% लोगों ने ही उसका फायदा लिया फार्मर्स ने, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है बहुत सारे फार्मर्स को। आपको पता है कि हम हमारे देश में आज भी लिटरेसी बहुत कम है, और बहुत सारे फार्मर्स है जिनमें लिटरेसी की बहुत कमी है, और इसके बावजूद भी वो डिजिटली अवेयर नहीं है। डिजिटल इलिटरेसी भी है, मतलब उनको बैंकिंग यूज़ करना नहीं आता, उनको जो आधार रिलेटेड बेनिफिट्स है उनको लेना नहीं आता। तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो MSP है वो अनाउंस होती है लेकिन वो फ़ायदा नहीं उठा पाते।
मतलब क्या है, आपने लोकल सिचुएशन को कंसिडर ही नहीं किया, आपने लोकल फैक्टर्स को कंसिडर ही नहीं किया जब आपने कोई पॉलिसी अनाउंस की, या फिर जब आपने अनाउंस की तो आपने स्टेप्स नहीं उठाए कि उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। दूसरा फैक्टर ये है कि वीक प्रोफेशनल सपोर्ट टू डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर द स्कीम। कि मतलब डिजाइन करते वक्त भी खामियां है, उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त भी प्रॉब्लम्स है, और इम्प्लीमेंट कर देने के बाद स्कीम को भूल ही जाते हो। जैसे कि मॉनिटर कौन करेगा उस स्कीम को, मतलब तीनों लेवल पर मॉनिटर करना पड़ेगा ना, कि नेशनल लेवल पर कैसे रन कर रही है, स्टेट लेवल पर कैसे, लोकल लेवल पर ग्राउंड रियलिटी पर वो स्कीम कैसे इफेक्ट दे रही है। एक बार स्कीम बनाने दी तो भूल ही जाते हैं जैसे लोग। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि 2013 में क्या हुआ, मिड डे मील स्कीम होती है जिसके अंडर जो स्कूल के बच्चे हैं या फिर लैक्टेटिंग वुमन है, प्रेग्नेंट वुमन, उनको मील दिया जाता है न्यूट्रिशस स्कूल में या फिर आंगनवाड़ी सेंटर्स में। लेकिन क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट बिहार के स्टेट में जो 23 जो चिल्ड्रंस थे उनकी डेथ हो गई, किल हो गए वो, बिकॉज ऑफ ईटिंग द कंटामिनेटेड फूड। मतलब जो फूड था वो पॉइजनस था, कंटामिनेटेड था। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं की, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ने है ही नहीं, ना ही स्कूल ने एस्टेब्लिश की कि कैसे बन रहा है मील, उस पर नज़र रखी जाए, ना ही स्टेट ने कुछ स्टेट लिया एक्शन लिया, ना ही डिस्ट्रिक्ट ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाइजीन मेंटेन किया जाए या फिर सुपरवाइज किया जाए। तो इसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट्स होते होते जाते हैं। ठीक है, और क्या इश्यू है, पुअर पॉलिसी फॉर्मुलेशन ड्यू टू अनअवेयरनेस अबाउट द वल्नरेबल सेक्शंस एंड एरिया स्पेसिफिक अप्रोच टू हैंडल द डिस्टिंक्ट ग्रुप। आपको पता है वल्नरेबल सेक्शंस में ट्राइबल्स भी आते हैं, तो इनकी जो सोशियो इकोनॉमिक हमारी जो उनकी कंडीशन है वो लोगों को पता नहीं होती, और इसके बावजूद वो स्कीम बना देते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं। आप पहले सबसे पहले उनकी जो लिविंग हैबिट है उसके बारे में तो जान लो। पर्टिकुलर हर जो ट्राइबल्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल्स के सब ग्रुप्स होते हैं, उन सब की जो लाइवलीहुड या फिर जीने की जो डेली की डेली हैबिट्स होती है वो काफ़ी अलग होती है आम लोगों से। और आप वो फैक्टर्स कंसिडर नहीं करते कि वो कौन से लिविंग स्टैंडर्ड्स पर जी रहे हैं। और उसके बावजूद अगर आप वन फिट फॉर ऑल, अगर मतलब हर स्कीम एक ही ट्राइबल सेक्शंस के लिए पूरे एक साथ अनाउंस कर दो तो क्या होगा उससे? हर पॉपुलेशन की डिमांड अलग अलग है ट्राइबल पॉपुलेशन की, तो वो इफेक्टिव कैसे होगा? ठीक है, हर ग्रुप की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है और उनके डिस्टिंक्ट नीड है, तो उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कोई स्कीम इफेक्टिव हो गई। अनदर इशू है कि नो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई पीपल हु नीड वेलफेयर स्कीम एंड डिटरमाइन देयर नीड्स एंड एड्रेस। मतलब आपको पता है, पहले भी डिस्कस किया है, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो लेते नहीं, और बोगस और घोस्ट बेनिफिशियरी बहुत ज़्यादा है, जो फेक बेनिफिशियरी जिनको ज़रूरत ही नहीं है। सेंसस डेटा जो होता है 2011 का, वही मोस्टली यूज किया जाता है स्कीम को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। लेकिन सेंसस डेटा या फिर कास्ट रिलेटेड डेटा जो है 2011 का, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर है। ठीक है, अनदर इशू है कि इनएडिक्वेट एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। स्कीम तो पहुंचा देते हैं या फिर प्रोजेक्ट अप्लाई कर देते हैं पॉलिसी, लेकिन इसके बाद जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसको कंसिडर नहीं करते, या फिर जो रिहेबिलिटेशन होता है उसके इम्प्लीकेशंस भी कंसिडर नहीं किए जाते। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि सपोज किसी एरिया में बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स पीपल लिविंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट ने डैम बनाना चाहती है या फिर कोई प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या फिर कुछ भी एस्टेब्लिश करना चाहती है, और इस ट्राइबल पॉपुलेशन को वो शिफ्ट रिहेबिलिटेट कर देते हैं किसी और जगह पर। तो उससे क्या होता है, ट्राइबल्स पॉपुलेशन को आपको पता नहीं कि उनका लाइवलीहुड रिसोर्स क्या था वहाँ पर, या वो फॉरेस्ट से कुछ कलेक्ट कर रहे थे जो स्पेसिफिक उसी फॉरेस्ट में मिलता है, आपको यह पता नहीं, उनका लाइवलीहुड सोर्स नहीं पता। ठीक है, तो और या फिर वो किसी स्किल या फिर क्राफ्ट्समैन में अपना लाइवलीहुड मिला रहे थे, तो आपने उनको दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया, रिहेबिलिटेट कर दिया। तो इससे क्या होगा, तो आपको पता नहीं कि वहाँ पर उनकी लोकल वो लाइवलीहुड सोर्स कैसे फाइंड करेंगे, या फिर उनकी जो क्राफ्टमैनशिप है वो भी लॉस हो सकती है, क्योंकि उनको जिस एरिया में रिहेबिलिटेट किया गया है वहाँ पर वो रॉ मटेरियल या फिर प्रोडक्ट मिलता ही नहीं जिनसे वो अपने क्राफ्ट बना सके और अपना लाइवलीहुड चला सके। तो ये क्या कर रहे हो आप, आपको पता ही नहीं रिहेबिलिटेशन के इम्प्लीकेशंस क्या होगी, आपको एनवायरमेंटल कंडीशन का एडिक्वेट नॉलेज ही नहीं है या फिर आपने एनालिसिस ही नहीं किया, तो ये सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। अनदर है कि डिले इन क्लियरेंस रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे कि लैंड का सबसे इशू सबसे बड़ा है कि लैंड ही क्लियर नहीं होती, या फिर जो फंड्स होते हैं एक स्कीम के लिए
उसको टाइम पड़ने पर दूसरे स्कीम के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर अदर पर्पजेस के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम थी वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में फेल हो गई, और वन ऑफ द फैक्टर था कि वो पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और जो फंड्स थे कई डिस्ट्रिक्ट में वो फंड्स को डाइवर्ट किया गया, फंड्स को दूसरे कामों के लिए। ठीक है, तो ये क्या रीजन है, ये क्या दिखा रहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स को आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे पॉलिसी की मॉनिटरिंग के लिए। आप गांव के लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, ग्राम सभा की हेल्प लीजिए, पंचायत की हेल्प लीजिए, ताकि जो स्कीम है उसको अच्छे से मॉनिटर किया जा सके। मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल शुड बी देयर, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया था उससे हमने एग्जाम्पल के साथ लिंक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नो कंसिस्टेंट अप्रोच एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन डिलीवरिंग ऑफ पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम जो होते हैं वो अपने आउटकम्स पर इवॉल्व नहीं किए जाते। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ होता है पॉलिसी या प्रोग्राम्स का, कि फंड्स कैसे ट्रैक किए जाए। फंड्स की मॉनिटरिंग होती है सिर्फ, कि फंड्स ऊपर से नीचे कितने गए, 100 करोड़ गए, तो आप सिर्फ फंड्स की ट्रैकिंग करोगे। और बहुत सारे रेगुलेटरीज बॉडी बना दी गई है जैसे कैग वगैरह, ये सारे सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ ऑडिट करते हैं फंड्स कैसे हुए, कोई करप्शन तो नहीं हुआ। मतलब सिर्फ आप फंड्स पे ही फोकस कर रहे हो स्कीम का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, ये फैक्टर्स को कौन कंसिडर करेगा। रादर देन स्कीम का फ्लो कैसे होता है, सबसे ऊपर कौन होता है, सेंटर, वो फॉर्मुलेट करती है। स्टेट को बोलती है आप इसको इम्प्लीमेंट करो, डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट मॉनिटर करता है कि ये आप स्कीम नीचे लेवल पर लेके जाओ, और फिर डिस्ट्रिक्ट से लोकल लेवल तक आता है। लेकिन लोकल लेवल की आपको कंडीशन ही नहीं पता है, तो रादर आप क्या करो, ऊपर से नीचे जाओ। मतलब सबसे ऊपर कौन होगा, सबसे ऊपर होगा लोकल। लोकल से आप इनपुट लो कि स्कीम की नीड क्या है। ठीक है, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको प्लान बनाओ और वो स्टेट लेवल को फॉरवर्ड करो, और सेंटर उसके बाद ही एक पर्टिकुलर स्कीम बनाएगी जो उसी लोकल कंडीशन पर बेस्ड होगी और ज़्यादा टारगेटेड होगी। ठीक है, इसके लिए आप इंटरनेट का सहारा लो, डेटा का सहारा लो, बिग डेटा का यूज करो, उसको कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करो कंप्यूटर के थ्रू, और उसके बाद आप स्कीम बनाओ। ठीक है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अनदर फैक्टर है कि टाइम फ्रेम तो नहीं होता, आपको कोई डॉक्यूमेंट निकालना है, कुछ भी फंड्स लेने हैं किसी वल्नरेबल सेक्शन को, तो क्या होता है कि टाइम फ्रेम नहीं होता, तो मतलब फंड आने के लिए एक एक साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाते हैं, तो टाइम फ्रेम नहीं है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म अच्छा नहीं है। और जो इंटर एजेंसी कॉपरेशन होता है वो भी एक बड़ा चैलेंज पोज करता है। जैसे कि अगर आप किसी बैंक के पास जाओगे कि मुझे मुझे ये लोन चाहिए, तो वो आपको किसी और डिपार्टमेंट के पास भेज देंगे कि आप इनसे सर्टिफिकेट लेकर आओ। आप वहाँ पर जाओगे तो वो बोलेंगे इस डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर आओ। मतलब क्या है कि किसी भी डिपार्टमेंट में, इंटर एजेंसी में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कि एक ही स्कीम रन कर रहे हो लेकिन फिर भी सिलोज में काम करते हैं, इंटीग्रेटेड काम नहीं करते। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में कहेंगे कि जो सिर्फ फंड्स है इसकी अवेलेबिलिटी सफिशिएंट नहीं है, पैसे होना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करना जरूरी है, जैसे कि पॉवर्टी हो गई या फिर बैकवर्डनेस हो गया। बोथ द implementing bodies as well as benefiting people have to be aware of each other situation। मतलब अगर गवर्नमेंट है एक साइड, वो अगर लोगों के लिए प्लान कर रही है तो वो लोगों के सिचुएशन से अवेयर होनी चाहिए, और दूसरी साइड पर जो पीपल है वो भी अवेयर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम अनाउंस की, वो किसके लिए अनाउंस की। ठीक है, या फिर आपके लोकल कंडीशन के लिए आप अच्छे से इनपुट दोगे, तो मतलब दोनों साइड पर भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट या फिर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो ही स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगी, और इससे जो वेलफेयर स्कीम है वो इफेक्टिव हो पाएगी और बेनिफिशियल हो पाएगी फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस। तो ये जो क्वेश्चन था ये लो हैंगिंग फ्रूट था, मतलब बहुत इजी था। तो इस क्वेश्चन पर आप टाइम अपना बिल्कुल स्पेंड नहीं कर दोगे, क्योंकि सारे के सारे कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से आंसर लिख लो। मतलब हार्डली 7 to 8 मिनट हर क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, तो इससे आप 5 या फिर 4 मिनट में पॉइंट्स देकर, एग्जाम्पल्स देकर खत्म कर दो। और ये जो टाइम बचेगा ये हार्ड लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी आपको उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, वहां पर ये टाइम यूटिलाइज करो। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।